दोस्तों आज की वीडियो बिल्कुल फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए है, मतलब जिन्होंने भी नए नए शिक्षक बनने का सपना लिया है भारत में। अगर आप पहले से ही जानते हैं तो दोस्तों आप अपने ज्ञानवर्धन के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी जो नए कैंडिडेट हैं उन्हें तो निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। तो वर्तमान समय में अगर आप भारत में शिक्षक बनना चाहते हैं तो कितने पद पर आप शिक्षक बन सकते हैं और किस पद पर किस तरह से आप शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं बिल्कुल डिटेल में चर्चा करूँगा दोस्तों स्कूल टीचर के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉलेज में जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनकी नहीं बात करूँगा दोस्तों। केवल मैं इस वीडियो में स्कूल लेवल तक की टीचर्स की बात करूँगा और वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो आपको बिल्कुल डीपली जानकारी हो जाएगी, बिल्कुल अच्छे से जानकारी हो जाएगी भारत में कितनी तरह से आप शिक्षक बन सकते हैं और किस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए और आपके लिए कौन सी क्वालिफिकेशन बेटर रहेगी जो आपके वर्तमान समय में भी काम आए और आपके भविष्य में भी काम आए, और आपको किस विषय के लिए तैयारी करनी चाहिए, मतलब किस विषय के आप शिक्षक बनना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा जो आपका वर्तमान में भी काम आए और भविष्य में भी काम आए। और नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद आप किस तरह से शिक्षक बन पाएंगे और उसके पहले किस तरह से शिक्षक बन पाएंगे, क्योंकि अभी आपकी नई शिक्षा नीति लागू तो हो ही नहीं है, अभी तो केवल कैबिनेट द्वारा पास की गई है। बाकी भविष्य में लागू होती है तो दोस्तों ये भी कंफर्म नहीं है कि सारी की सारी स्टेट रिक्रूटमेंट में भी जो भी नई शिक्षा नीति में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो सारा का सारा फॉलो किया जाएगा। क्या पता जो मैं आपको बताऊँगा या फिर जो वर्तमान में रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है वही आपको नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद भी स्टेट रिक्रूटमेंट में ये प्रोसेस देखने को मिले, ठीक है। और दोस्तों ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा बड़ा खास फर्क नहीं है, मतलब अब की और नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद की टीचिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, ठीक है। तो अगर आप आज की भी जानकारी पूर्ण रूप से रखते हैं तो मैं आपको दोनों ही तरह से बता दूंगा फिलहाल क्या है और नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद। अगर किसी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट तो इस रूल को निश्चित रूप से अपनाएगी, बाकी कोई अगर स्टेट इस रूल्स को अपनाती है, मतलब जो भी नई शिक्षा नीति के अंदर टीचिंग रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है तो वो क्या होगा, मैं आपको सभी तरह की जानकारी दे दूँगा इसी एक वीडियो में। आपको कुछ ऐसी भी चीज़ें बताऊँगा दोस्तों जो शायद से आपको हर वीडियो में नहीं देखने को मिलेगी, और एक ही वीडियो में दोस्तों आपको बिल्कुल A to Z संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आपको स्टेट गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी टीचिंग के लिए, या फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी। बाकी कुछ प्राइवेट स्कूल्स की भी हम बात कर लेंगे और इस पे भी बात कर लेंगे कि वर्तमान समय में या फिर भविष्य को देखते हुए आपको टीचिंग लाइन में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। तो इन सभी तथ्यों पर बात कर लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एसकासियन यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आप इंडिया में कितनी तरह के शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। कितने शिक्षक के पद होते हैं, स्कूल टीचर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या फिर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा मैं आपको, आप ना इंडिया में 4 तरह के शिक्षक बन सकते हैं। एक प्री स्कूलिंग के शिक्षक बन सकते हैं आप, जैसे नर्सरी टीचर हो गए, ठीक है। आप इसमें LKG UKG भी इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट क्लास से पहले की जितनी क्लास है एक तो आप उसके टीचर बन सकते हैं, ठीक है। जिसे NTT आप बोल सकते हैं या फिर ECCE करके भी बोल सकते हैं आप उसे, ठीक है। तो एक तो उस तरह के टीचर आप बन सकते हैं। सेकेंड है दोस्तों आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, ठीक है। एक तो असिस्टेंट प्राइमरी हो गया आपको जो मैं बताऊंगा फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक, और बाकी जो मैंने प्री स्कूलिंग का बताया नर्सरी के लिए वो आपका नर्सरी असिस्टेंट नर्सरी टीचर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 2 हो गए ये, एक तो नर्सरी टीचर एक प्राइमरी टीचर। नर्सरी के अंदर आपका फर्स्ट क्लास से पहले की जितनी क्लासेस उतनी आएंगी, और जो आप प्राइमरी शिक्षक बनेंगे उसमें पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षा आएंगी। ये दोस्तों फिलहाल जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी आगे भी मैं आपको बताऊंगा नई जब शिक्षा नीति लागू होगी उसके बाद आपको क्या इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो कहीं भी किसी भी तरह से इस वीडियो को स्किप मत करना। तीसरे जब पद की हम बात करते हैं वो होता है दोस्तों TGT, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। ये होता है आपका 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक। और जो 4th जो हमारा सेक्शन है जो टीचर्स का वो होता है PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये आता है आपका 11 से 12th क्लास तक के बच्चों का, ठीक है। तो हर पद अलग है दोस्तों, और हर पद की सैलरी भी अलग है और जो उसकी वैल्यू होती है वो भी अलग है, ठीक है। बाकी नर्सरी टीचर और प्राइमरी टीचर जो प्री स्कूलिंग के जो शिक्षक हैं नर्सरी के, और बाकी फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के जो टीचर्स है जिसे हम PRT टीचर्स बोलते हैं या फिर PRT बोलते हैं, तो उसका पे स्केल आपको सेम देखने को मिलेगा। लेकिन जब हम TGT PGT और PRT तीनों की बात करते हैं तो आपको उसके पे स्केल में भी अंतर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी मैंने आपको 4 तरह के शिक्षक बताए हैं, नर्सरी PRT TGT PGT, ये 2 तरह के स्कूल्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट और प्राइवेट तो है ही, साथ ही साथ दोस्तों एक तो नॉर्मल स्कूल होते हैं और एक होते हैं स्पेशल स्कूल होते हैं, ठीक है। नॉर्मल स्कूल जिसमें आप हम पढ़ते हैं
पढ़े थे मतलब। और जो स्पेशल स्कूल्स होते हैं दोस्तों, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जैसे कि कोई दिव्यांग है, कोई दृष्टिहीन है, कोई सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं, तो उसमें टीचिंग रिक्रूटमेंट अलग होती है आपकी, ठीक है। उसके लिए क्वालिफिकेशन भी आपकी अलग मांगी जाती है। तो 2 तरह के स्कूल्स हो गए, ठीक है। तो दोनों ही तरह के स्कूल्स में हम बात कर लेंगे। स्पेशल एजुकेशन में आप किस तरह से शिक्षक बनेंगे, और जो नॉर्मल एजुकेशन जो आप और हम जिसमें से पढ़ के पास हुए हैं उसमें आप किस तरह से शिक्षक बनेंगे, ठीक है। अब इसमें जो एक मेन चीज़ आती है वो होती है दोस्तों आपका टेट एग्ज़ाम, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये 2 तरह से आपसे ली जाती है। एक सेंट्रल लेवल पे ली जाती है जिसे हम सीटेट बोलते हैं, और एक स्टेट लेवल पे ली जाती है जिसे हम एस्टेट बोलते हैं, या फिर जिस भी स्टेट में टेट परीक्षा होती है, जैसे यूपी टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, ठीक है, हिमाचल टेट, उत्तराखंड टेट, तो इस तरह से बोल सकते हैं। तो 2 तरह से आपकी टेट परीक्षा ली जाती है। अब ये टेट परीक्षा होती क्या है दोस्तों, ये बेसिकली दोस्तों एक शिक्षक की गुणवत्ता को पहचानने के लिए परीक्षा ली जाती है। मतलब वो जो भी शिक्षक बनना चाहता है जिस भी पद के लिए, तो उस पद के लिए शिक्षक बनने के लिए कितनी काबिलियत रखता है, क्या उसके अंदर सच में शिक्षक बनने के गुण है, ठीक है। तो पेडागोजिकल ज़्यादा इसमें सेक्शन होता है, मतलब सीधा का सीधा आपका शिक्षण पे नज़र होती है। जो आपके एग्जाम आते हैं जिसमें क्वेश्चन आते हैं उससे आपके शिक्षण आपका कितना प्रभावी है, किस तरह से आप शिक्षण कर पाएंगे, उस पर नज़र रहती है, ठीक है, टेट परीक्षा के माध्यम से। अब सेंट्रल लेवल पे बात करें तो दोस्तों ये मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है, ठीक है, स्टेट लेवल की अपेक्षा। इसमें देखिए दोस्तों सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, किसी को स्टेट लेवल के टेट पसंद होते हैं, किसी को सेंट्रल लेवल के टेट पसंद होते हैं। क्योंकि सेंट्रल लेवल का दोस्तों आपका जो टेट है इसमें आप कोई सा भी कैसा भी विषय लेते हैं, बेसिकली इसमें आपके 4 या 5 विषय होते हैं, ठीक है। मतलब 2 तरह से सेक्शन होते हैं। देखो पीआरटी के लिए तो आपके 5 विषय हो गए, आपके पेडागोजी हो गई, आपका पर्यावरण हो गया, मैथ हो गया, और 2 लैंग्वेज हो गए आपकी, ठीक है। और बाकी जब हम टीजीटी की बात करते हैं, मतलब ये 2 लेवल में आपका सीटेट होता है, एक लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 आपका पीआरटी के लिए काम आता है, जो कि मैंने आपको 4 पद बताए थे, और जो आपका सेकंड लेवल होता है वो टीजीटी के लिए काम आता है। बाकी जो फिलहाल की जो शिक्षा नीति है इसमें दोस्तों नर्सरी टीचर और जो पीजीटी टीचर्स है उसके लिए सीटेट मैक्सिमम रिक्रूटमेंट में नहीं मांगा जाता, ठीक है। मैक्सिमम क्या, लगभग एक तरह से बोल सकते हैं 99% रिक्रूटमेंट में नहीं मांगा जाता सीटेट, ठीक है, या फिर एस्टेट की हम बात करते हैं। तो 2 लेवल होते हैं इसमें, जो मैंने लेवल 1 का आपको मैंने बता दिया 5 सब्जेक्ट, और बाकी लेवल 2 की हम बात करते हैं तो इसमें भी दोस्तों 5 सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन इसमें पर्यावरण की जगह आपका विज्ञान आ जाता है, मतलब विज्ञान, मैथ, पेडागोजी, जो आपका शिक्षा शास्त्र होता है, ठीक है, और 2 लैंग्वेज हो गई आपकी। इसमें दोस्तों ऑप्शनल रहता है लैंग्वेज, लेवल 2 के लिए आप सीटेट करते हैं। अगर आप एसएसटी के बेस पे करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसमें एसएसटी ले सकते हैं, जिसमें आपके वही पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री 3 विषय आते हैं, ठीक है। इसमें आपका मैथ और आपका जो विज्ञान होता है वो हट जाता है, ठीक है। इसमें एसएसटी बचता है 60 नंबर का, और बाकी आपका पेडागोजिकल सेक्शन तो होता है, ये बाकी 2 लैंग्वेज होती है। तो इस तरह से आपकी सीटेट परीक्षा होती है एक शिक्षक की गुणवत्ता को पहचानने के लिए। तो ये भी सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है। मेन क्या दोस्तों, अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं जब भी आप एलिजिबल होते हैं किसी भी टीचिंग रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए। पहले ही होता था शायद से कुछ टीचिंग रिक्रूटमेंट में नहीं मानते थे, लेकिन अब दोस्तों कंपलसरी कर दिया है। और जो अच्छे प्राइवेट स्कूल्स है जैसे डीपीएस वगैरह हो गए, और भी काफ़ी अच्छे प्राइवेट स्कूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो उसमें भी सीटेट आपका कंपलसरी है, ठीक है। बाकी मैं कोई छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा जो गली मोहल्ले में खोल लेते हैं, उसमें तो दोस्तों आपका सैलरी वैलरी आपको पता ही कितनी देते हैं, ठीक है। उसमें तो 12th बेस पे भी पढ़ाने लग जाते हैं, होते वो मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन चलो जैसा भी चल रहा है, ठीक है। तो सीटेट भी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों जो मैंने आपको 4 तरह के शिक्षक बताएं, इसमें डिटेल में चर्चा कर लेते हैं किस शिक्षक के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और आपके लिए क्या बेटर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले नर्सरी टीचर के लिए बात करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था ECCE जिसे भी बोलते हैं, पहले एनटीटी बोलते थे, अब ECCE बोलते हैं, ठीक है। अब नर्सरी टीचर बनने के लिए जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगे जाते हैं फिलहाल के लिए, दोस्तों मैं दोबारा से याद दिला दूँ, मैं दोनों तरह से आपको बताऊंगा नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होने से पहले किस तरह से आप शिक्षक बनेंगे और उसके बाद में कब शिक्षक बनेंगे, ठीक है। फिलहाल तो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं, अभी जो आपको 1-2 साल के अंदर रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी उसमें तो जो नॉर्मल चलता रहा वही आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी भविष्य में लागू हो भी जाती है तो इसका कन्फर्म नहीं कि हर स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में जो भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत रूल्स या फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो अपनाया जाएगा। मतलब कुछ ऐसे स्टेट भी कर सकते हैं, मैं आपको आगे बता दूंगा कि कुछ स्टेट के पास अधिकार होते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से चला सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले नर्सरी टीचर की हम बात करते हैं। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है सबसे पहले 12th आपको पास करनी पड़ेगी, वो तो हर रिक्रूटमेंट में आपको पास ही करनी पड़ती है। 12th के बाद अगर आप नर्सरी टीचर बनना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें ना आपको एक डिप्लोमा करना होता है, ठीक है, नर्सरी टीचर के लिए, और वो 2 साल का होता है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो 12th करने के बाद 2 साल का आपको डिप्लोमा क्वालिफाई करना पड़ेगा,
और बस फिर आप किसी भी नर्सरी टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें आपसे स्टेट नहीं मांगा जाता नर्सरी टीचर के लिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। 12th पास करी, शिक्षा के क्षेत्र में आपने डिप्लोमा प्राप्त करा नर्सरी टीचर वाला, ठीक है, और बस फिर आप किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे और अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल लेवल की चाहे हम बात करें रिक्रूटमेंट की, चाहे फिर स्टेट लेवल की किसी भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट की बात करें। सेकंड हमारा आता है पीआरटी, प्राइमरी टीचर जो हमारे होते हैं, ठीक है, वो असिस्टेंट नर्सरी थे और ये असिस्टेंट प्राइमरी है। तो इसमें जो होगा दोस्तों, इसमें भी 12th के बाद आप डिप्लोमा करोगे, ठीक है। पहले आप 12th पास करोगे इसमें, उसके बाद आप डिप्लोमा करोगे 2 वर्ष का। नर्सरी टीचर के लिए अलग डिप्लोमा होता है और जो प्राइमरी टीचर होते हैं दोस्तों इसके लिए अलग डिप्लोमा होता है, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग डिप्लोमा होता है। इसमें आपका दोस्तों सीटेट कंपलसरी होता है। सीटेट पेपर 1 आपने हर हालत में क्वालिफाई किया होना चाहिए इसमें, अगर आप पीआरटी शिक्षक के लिए अप्लाई करते हैं, 1st क्लास से लेकर 5th क्लास के शिक्षक तक के लिए, ठीक है। और बाकी डिप्लोमा जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, जैसे आपका जीबीटी हो गया, डाइट, बीटीसी, ठीक है, डीएलएड हो गया आपका, और जो एनआईओएस द्वारा कराई जाती है वो भी आपका चल जाएगा इसमें, ठीक है। और बाकी स्पेशल एजुकेशन में आपने अगर डिप्लोमा करा है तो वो भी आपका इसमें काम करेगा। और सीटेट तो उसमें क्वालिफाई होना ही चाहिए। बीएलएड वाले कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल होते हैं, ठीक है। बीएलएड वैसे आपकी 4 साल की होती है, ठीक है, उसमें 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन होती है, 1 साल की उसमें शायद से आपकी बीएड ऐड हो जाती है। तो ये 4 ही तरह के, मतलब जिन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा प्राप्त करें, ठीक है, मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ। और धीरे धीरे आगे डिग्री की बात करेंगे, उसकी डिग्री के हिसाब से आप किस किस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम पीआरटी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें डिप्लोमा आपसे मांगा जाता है, जो कि आप 12th के बाद प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों इसमें आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन करने पे ये फ़ायदा होता है, मतलब आपने डिप्लोमा कर लिया 12th के बाद, या फिर आपने 12th के बाद ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद डिप्लोमा कर लिया, तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि ना आप ना फिर 6th क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के भी शिक्षक बन पाएंगे, ठीक है। 1st क्लास से लेकर 5th क्लास हो गया आपका प्राथमिक शिक्षक होगी। लेकिन जब उच्च प्राथमिक शिक्षक की बात करते हैं हम, या उच्च प्राथमिक सेक्शन की बात करते हैं, उच्च प्राथमिक वर्ग की बात करते हैं, उसमें 6th क्लास से लेकर 8th क्लास तक के आपके आते हैं, ठीक है। तो आप उसके लिए भी एलिजिबल अगर आपने ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा का रखा है। लेकिन इसमें एक और डिमांड है, आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया अगर आप 6th से लेकर 8th तक के शिक्षक बनना चाहते हैं। और ये सभी रिक्रूटमेंट में नहीं होता, ठीक है। 1st क्लास से लेकर 5th क्लास तक तो आंख बंद करके कोई सी भी रिक्रूटमेंट देख लीजिए, उसमें डिप्लोमा ही आपसे मांगा जाएगा। लेकिन 6th से लेकर 8th क्लास तक के जब हम टीचर्स की बात करते हैं जो डिप्लोमा बेस पर शिक्षक बनना चाहते हैं, ये आपको हर रिक्रूटमेंट में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों सीटेट पेपर 2 मैंने आपको बता दिया। बाकी इसमें कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि आप 1st क्लास से लेकर 5th क्लास अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो, सॉरी आप प्राइमरी तो होगा ये, आप एक म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं पीआरटी लेवल पर, तो इसमें किसी भी तरह का आपका शिक्षा के क्षेत्र में आपसे डिप्लोमा की डिमांड नहीं की जाती, ठीक है, ना ही आपसे इसमें सीटेट की डिमांड की जाती है। तो पीआरटी के लिए भी कुछ ऐसी पोस्ट होती है जिसमें ना शैक्षिक आपकी जो डिप्लोमा है वो देखा जाता, ना ही आपसे सीटेट मांगा जाता। और जैसे इसमें एग्जांपल दे दी मैंने, म्यूजिक टीचर होते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है अपने म्यूजिक में, ठीक है, तो इसके बाद आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसमें कोई ज़्यादा नहीं, ना आपसे सीटेट मांगा जा रहा, ना कोई डिप्लोमा मांगा जा रहा एजुकेशन के क्षेत्र में। तो इसमें यही है दोस्तों, प्राइमरी शिक्षक बनने के लिए आपको इतना ही करना पड़ेगा। बाकी इस सेट के जब हम तीसरा जो हमारा चरण था टीजीटी शिक्षक, ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर की जब हम बात करते हैं, जो कि आप 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के शिक्षक बनते हैं। इसमें दोस्तों क्या होता है, देखिए अभी जो पीआरटी शिक्षक या नर्सरी शिक्षक बताए थे, इसमें आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं बनते, ठीक है, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। लेकिन जब हम टीजीटी शिक्षक की बात करते हैं तो यहाँ से दोस्तों सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाते हैं हमारे टीचर्स। कोई विज्ञान का शिक्षक बन रहा है, कोई गणित का शिक्षक बन रहा है, कोई एसएसटी का शिक्षक बन रहा है, कोई इंग्लिश का शिक्षक, संस्कृत का शिक्षक, हिंदी का शिक्षक, ठीक है, इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं। तो जिस भी सब्जेक्ट के आप शिक्षक बनना चाहेंगे उसी सब्जेक्ट के आप बन पाएंगे, मतलब जिसमें आप अपनी डिग्री को कंप्लीट करोगे। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो आपको हिंदी का शिक्षक बनना है, मैथमेटिक्स का बनना है, ठीक है, तो आप बीएड करोगे। देखो उसमें डिप्लोमा मांगा जाता था जो अपने प्राइमरी लेवल के लिए, जो भी मैंने पीआरटी की बात करती, बाकी जब टीजीटी की बात करते हैं इसमें आपसे शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री मांगी जाती है। और जो डिग्री होती है हमारी बीएड होती है, ठीक है, बीएड के अलावा और भी कुछ डिग्री होती है, तो वो भी जो मतलब डिग्री अगर आपने प्राप्त करी डिप्लोमा ना करके, तो आप टीजीटी पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। टीजीटी पद आपका 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के आप शिक्षक बन जाएंगे।
ठीक है। और जो आप अपनी बीएड करोगे ये दोस्तों 12th के बाद तो होगी नहीं, ये होगी आपकी ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। और इसमें दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होता है। आप जिस भी सब्जेक्ट के शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो हर रिक्रूटमेंट का अलग होता है। आपके ग्रेजुएशन में भी वो वाले कुछ सब्जेक्ट होने चाहिए जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनने, बाकी बीएड में तो आपको वो सब्जेक्ट होना चाहिए। बीएड में वैसे आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी ग्रेजुएशन ये दोस्तों हर रिक्रूटमेंट का अलग प्रोसेस होता है, मतलब वो आपसे डिमांड करते हैं कि भाई आपके पास 12th में ये सब्जेक्ट होने चाहिए, ग्रेजुएशन में ये होने चाहिए, बीएड में होने चाहिए, तभी आप उस शिक्षक पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, किसी भी टीजीटी पद की हम बात करते हैं, ठीक है भाई। और इसमें आपसे सीटेट पेपर 2 मांगा जाता है, क्वालिफाई आपने किया जब भी आप टीजीटी पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी दोस्तों कुछ ऐसी जो पोस्ट होती हैं जिसमें आपसे ना बीएड मांगी जाती है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ना आपसे डिग्री की डिमांड की जाती है। अगर आप ग्रेजुएट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया पीटीआई, जैसे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन जो हमारे टीचर्स होते हैं उसमें बस आपने फिजिकल एजुकेशन में अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रखी हो, मतलब आप ग्रेजुएट हो तो आप इस पद के लिए अप्लाई करेंगे। और ना ही इसमें सीटेट मांगा जाता है, ठीक है। एक लाइब्रेरी टीचर होता है। लाइब्रेरी टीचर में दोस्तों क्या होता है, ये जो आप ग्रेजुएशन करेंगे इसके बाद आप 1 साल का BLIS करेंगे, ठीक है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस करके एक डिग्री होती है, वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी ग्रेजुएशन के लिए। 1 साल का कोर्स होता है वो, ठीक है। तो उसके बाद आप लाइब्रेरी टीचर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी आपसे सीटेट नहीं मांगा जाता, ठीक है। तो जो मेन टीचर्स होते हैं, आप भी स्कूल पढ़े हैं, ठीक है, और हम भी स्कूल पढ़े हैं, तो सबको पता है कि मेन टीचर जैसे कि आप किसी सब्जेक्ट गणित, हिंदी, इंग्लिश, वो तो अलग हुए, उसमें तो क्वालिफिकेशन आपसे बीएड ही मांगी जाएगी जो किसी सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, ठीक है। वैसे फिजिकल एजुकेशन भी सब्जेक्ट है और लाइब्रेरी भी एक तरह से मान सकते हैं, उसका भी आपका एक पीरियड लगता है। तो दोस्तों जो अलग से आपको अलग, जैसे लाइब्रेरी टीचर का अलग भी काम होता है, ठीक है। और जो आप पीटीए वगैरह होते हैं इसका सारा काम उस पर नहीं होता, खेल कूद वगैरह थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है। जैसे गणित के शिक्षक की बात करें, संस्कृत के, हिंदी के शिक्षक की बात करें, नहीं तो एक कैटेगरी में रख सकते हैं। बाकी लाइब्रेरी टीचर, पीटीए वगैरह हो गए, इन्हें अलग रख सकते हैं। तो जो अलग से रखे गए हैं दोस्तों, इनमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, ठीक है। आपसे शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा नहीं मांगा जाता। अब जो मैंने इसमें दोस्तों लाइब्रेरी टीचर के लिए मैंने आपको बताया, अगर आप उसमें BLIS करते हैं तो दोस्तों 1 साल की जो डिग्री होती है आपकी, इसमें आप शिक्षक तो बन ही पाओगे किसी भी स्कूल में, ठीक है। इससे कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट होती है, जैसे डिजिटल प्रेस भी दिल्ली में जो शिक्षक हैं, इसमें आपसे एक सर्टिफिकेट, एक डिप्लोमा और मांग लेते हैं एडिशनल कंप्यूटर में, ठीक है। बाकी KVS वगैरह की बात करें उसमें आपसे ज़्यादा डिमांड नहीं की जाती, बस उसमें आपने उसमें BLIS की एक डिग्री कंप्लीट कर रखी हो, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें ये और फ़ायदा होता है कि इसके अलावा किसी भी लाइब्रेरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय में, शिक्षा मंत्रालय में, किसी हॉस्पिटल में, ठीक है, कहीं भी लाइब्रेरी है वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी संस्था है, इतने सारे गवर्नमेंट सेक्टर है हमारी भारत में, तो किसी भी में अगर लाइब्रेरी है, चाहे किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा होता है। बाकी बीएड वगैरह करोगे तो दोस्तों आप स्कूली टीचर बन पाओगे, इसका अभी कोई ज़्यादा खास नहीं होता। बाकी कुछ एडिशनल भी होते हैं, ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वगैरह, UPPSC के द्वारा जो सिलेक्शन होता है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो बीएड के बेस पे होता है वो, लेकिन वो थोड़ा सा हायर हो जाएगा, वो नॉर्मल भी नहीं होता, ठीक है। नॉर्मल बंदा बीएड इसलिए करता है कि 12th तक के स्कूल में वो शिक्षक बन जाए, ठीक है। तो दोस्तों हमने बता दिया इसमें। और जो आप बीएड करते हैं, बीएड करने के बाद आप किसी विषय के शिक्षक बनेंगे, सीटेट उसमें कंपलसरी है। बाकी कुछ ऐसे जैसे पीटीए वगैरह हो गया या फिर लाइब्रेरी टीचर हो गए, उसमें आपसे नहीं शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री मांगी जाती, नहीं आपसे सीटेट मांगा जाता, ठीक है भाई। अब हमने नर्सरी टीचर, PRT, TGT तीनों तरह की बात कर ली। अब जो 4th हमारा एक और बचता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि हमारे PGT होते हैं। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें आपसे बीएड प्लस मास्टर्स डिग्री मांगी जाती है, ठीक है। आपने टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपसे मांगी जाती है। अगर आपने उस सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट आप टीचर बनना चाहते हैं, उसमें अपनी मास्टर्स डिग्री भी कंप्लीट कर रखी है, MA, MCOM, MSc कुछ भी कर रखा है, ठीक है, तो आप टीजीटी पद के लिए भी एलिजिबल होते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों अभी तक जो फिलहाल जो मैक्सिमम रिक्रूटमेंट में आपसे पीजीटी के लिए वो नहीं मांगा जाता, सीटेट, ठीक है। बाकी अब पहले तो कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट थी जहाँ से आपसे बीएड भी नहीं मांगी जाती थी। अगर आपने मास्टर्स कर रखे तो भी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब बीएड मैक्सिमम रिक्रूटमेंट में कंपलसरी कर दिया, मतलब पीजीटी बनना चाहते हो तो बीएड की डिग्री तो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी बीएड मांगी जाती है, ठीक है। बाकी पीजीटी के लिए सीटेट नहीं मांगा जाता, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अब इसमें भी दोस्तों कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं पीजीटी लेवल पर भी, ठीक है, जिसमें आपसे शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री नहीं मांगी जाती, जैसे बीएड वगैरह, ठीक है। तो पीआरटी में हमने म्यूजिक टीचर देख लिए थे, बाकी टीजीटी में हमने आपके लाइब्रेरी टीचर या फिर हम पीटीआई की बात करते हैं वो देख लिए थे। बाकी यहाँ पर जो हम पीजीटी की बात करते हैं ये दोस्तों हर जगह नहीं मिलेगा आपको, हर संस्था ये वाला सब्जेक्ट नहीं रखती। जैसे ईवीजीसी का जो सब्जेक्ट होता है कुछ वोकेशनल गाइडलाइंस के संबंधित ही होता है, ठीक है। तो इसके आप अगर शिक्षक बनते हैं तो इसमें भी आपसे शैक्षिक डिग्री नहीं मांगी जाती, इसमें ठीक है, इसमें अभी आपसे
साइकोलॉजी में आपने मास्टर्स कंप्लीट कर रखी हो तो इस तरह की कुछ आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। तो हर लेवल के शिक्षक में कुछ ना कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों जो आप अलग से भी कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी है उसके लिए आपने शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर रखा हो। तो चारों तरह के टीचर्स के लिए मैंने आपको बता दिया सब कुछ, ठीक है। पीजीटी के लिए आपकी बीएड प्लस मास्टर्स डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और इसमें भी दोस्तों कुछ हद तक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका रहता है, ठीक है। कुछ रिक्रूटमेंट में डिमांड कर ली जाती है कि भाई ग्रेजुएशन में आपने ये सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास ये वाले सब्जेक्ट होने चाहिए, बाकी बीएड में ही होना चाहिए, जब भी आप किसी भी पीजीटी शिक्षक पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये दोस्तों मैं एक बार दोबारा याद दिला दूँ, फिलहाल जो एजुकेशन पॉलिसी चल रही है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और शायद से दोस्तों भविष्य में भी क्या छोटे मोटे परिवर्तन वो अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, जब नई शिक्षा नीति अगर लागू हो जाती है, ठीक है, लागू होने के बाद क्या आपको परिवर्तन देखने को मिलेगी, जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस बताया इसमें आपको क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये वाली नई एजुकेशन पॉलिसी पास की जाएगी, ठीक है। अब जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, जो रिक्रूटमेंट टीचिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये हमारा संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, हर राज्य के पास कुछ अधिकार होते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी टीचिंग रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को चला सकता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कोई भी कैसे भी नियम निकाले गए हों। अब नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद ज़्यादा तो कुछ आपको खास फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा, जो थोड़ा बहुत फ़र्क देखने को मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन दोबारा मैं याद दिला दूँ, स्टेट के पास खुद के कुछ अधिकार हैं। देखिए, अब अगर दिल्ली भी आते हैं, इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, ठीक है। हालांकि दिल्ली या फिर जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो स्टेट नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी अलग गवर्नमेंट होती है, मतलब उस केंद्र शासित प्रदेश की अलग गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली का ही मान के चलते, दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है वो हमारी आम आदमी पार्टी की है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी वो भाजपा है, ठीक है। अभी फिलहाल के समय में अगर आप इसे 4-5 साल बाद देख रहे हैं, जब सरकार और कल बदल जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल देके बता दी, ठीक है। तो राज्य तो है ही हमारे, जो बाकी केंद्र शासित प्रदेश में आपको 2 तरह की सरकार, जो उस स्टेट या फिर उस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार होती है ना, उसके पास अधिकार होते हैं कि किस तरह से अपने जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसे कैसे कराना है। जैसे नई शिक्षा नीति में जो भी मैंने आपको बदलाव बताऊंगा मैं, अब वो उस जो स्टेट में अगर रिक्रूटमेंट के लिए या फिर केंद्र शासित प्रदेश में रिक्रूटमेंट के लिए वो सेंट्रल रिक्रूटमेंट नहीं है, तो फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है वो जो भी बदलाव अपनाए ना अपनाए। अब ये देखते हैं दोस्तों, कुछ स्टेट इसका विरोध भी कर रहे हैं नई शिक्षा नीति का। तो इसमें ये है दोस्तों, जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, एक मिनट, जो आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे दोस्तों, अभी आपका 10+2 चलता है, ठीक है। 10वीं प्लस 10+2 आपकी 12वीं होगा, 10+2+3 आपका ग्रेजुएशन होगा, ठीक है। अब इसे बदल दिया गया है, हम केवल स्कूल लेवल तक की बात करेंगे, दोबारा याद दिला दूँ, क्योंकि हम स्कूल टीचर्स के लिए बात कर रहे हैं फिलहाल हम। तो इसमें जो आपका नियम बनाया गया है वो आपका बनाया गया है 5+3+3+4, ठीक है। टोटल 15 साल हो गए, आप इन्हें काउंट करोगे, जिसमें से 12 साल तो फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के आपके हो गए। जो एडिशनल 3 साल है दोस्तों, प्री स्कूलिंग के लिए है, ठीक है। इसमें LKG UKG नर्सरी या फिर आंगनबाड़ी के जो भी जैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 3 साल से बच्चा अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेगा नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। बाकी फिलहाल जो चल रही है इसमें 6 साल से बच्चा अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है, ठीक है। बाकी फर्स्ट क्लास में अभी भी 6 साल में ही एडमिशन होता है, और जो नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तब भी 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाएगा जब भी फर्स्ट क्लास में एडमिशन होगा। लेकिन इस बार जो नई शिक्षा नीति में हमारे प्री स्कूलिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, मतलब जो अगर स्टार्टिंग में अगर बच्चे की नींव मजबूत कर दी जाए तो उसका भविष्य उज्जवल होता है, ठीक है। ऐसा जो भी इन्होंने माना है या फिर जो भी अध्ययन किया है उस हिसाब से यही पता चला है, जो भी रिसर्च करी है। तो इसलिए अब महत्व दिया गया है जो प्री स्कूलिंग भी होती है। अब इसमें क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, जो मैंने आपको जब से स्टार्टिंग वाला बताया था, जो नर्सरी टीचर होते हैं तो उनके अंतर्गत आ गई, मतलब अब जो मैंने आपको बताया था नर्सरी टीचर के अंतर्गत पहले जो फिलहाल जो अब चल रहा है वो आपका फर्स्ट क्लास से लेकर पहले जितनी भी क्लास है नर्सरी LKG UKG उसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जब नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी तो दोस्तों ये 2nd क्लास तक आ जाएगा, मतलब LKG UKG नर्सरी तो आई और फर्स्ट और 2nd, ठीक है। इस तरह से 5 साल में डिवाइड करा गया है। बाकी PRT पहले क्या था, फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास था, लेकिन अब 3rd क्लास से लेकर 5th क्लास तक ही रह जाएगा PRT नई शिक्षा नीति के बाद, ठीक है। और दोस्तों ये जो क्वालिफिकेशन मैं बताऊंगा, जो मैंने आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत बताई थी शिक्षा हमारी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है उससे भी स्टेट के ऊपर ही डिपेंड है कि वो चीज़ माने ना माने। ये तो दोस्तों कंपलसरी है। अगर एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल पास कर दिया कि भाई जो क्वालिफिकेशन ये वाली चाहिए तो फिर वही क्वालिफिकेशन चलेगी। बाकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो अपने हिसाब से बदल सकते हैं, ठीक है। तो भाई हम कहाँ थे, ठीक है। तो अब जो नर्सरी टीचर है पहले उनके पास केवल फर्स्ट क्लास से पहले की क्लास होती थी नर्सरी, लेकिन अब उनके पास फर्स्ट और 2nd क्लास भी आ जाएगी,
ठीक है। तो इसलिए अब ये मान सकते हैं अगर नर्सरी टीचर उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, अगर वो शिक्षक बनना चाहते तो उन्हें ज़्यादा रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसमें पीआरटी के लिए एक थोड़ी सी समस्या होगी, पहले उनकी फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक की क्लासेस थी उनके हाथ में, अब 3rd से 5th की है, तो शायद से दोस्तों उनके रिक्रूटमेंट में थोड़ी सी कमी देखने को मिल जाए, क्योंकि जो इनका रेशो है वो एक 30 बच्चे हो 30 बच्चे या फिर 25 बच्चों पर एक शिक्षक चाहते हैं। तो अगर वो फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक के काउंट होते तो ज़्यादा टीचर्स की ज़रूरत होती, लेकिन 3rd क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों के लिए काउंट करेंगे तो कम बच्चों की ज़रूरत होगी, और शिक्षकों की ज़रूरत होगी, ठीक है, बच्चे कम होंगे। बाकी जब नर्सरी टीचर की बात करते हो तो उसके पास 5 क्लासेस आ गए, 3 प्री स्कूलिंग की आ गई हैं और 2 उसके पास फर्स्ट और सेकंड आ गया, तो उसमें ज़्यादा रिक्रूटमेंट निकलेगी, ठीक है। अब दोस्तों इसकी जो नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूँगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, जो क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, ठीक है, अभी तक मैंने आपको हर चीज़ बताई। पीआरटी के लिए आपको अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, नर्सरी टीचर के लिए अलग चाहिए, टीजीटी के लिए अलग चाहिए और पीजीटी के लिए आपको अलग चाहिए। लेकिन नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद, ठीक है, एकदम से तुरंत नहीं, समय के साथ साथ धीरे धीरे होगा कि जो आपने डिप्लोमा प्राप्त करते थे वो सब खत्म हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप डिप्लोमा प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी शिक्षक पद के लिए अप्लाई करें, टीजीटी पीजीटी पीआरटी किसी के लिए भी, ठीक है। इसमें केवल आपकी डिग्री ही करनी पड़ेगी। इसमें क्या होगा, 12th के बाद आप माइंड बनाएंगे या फिर आपको लगेगा कि भाई मुझे शिक्षक बनना चाहिए, तो आपको 4 वर्षीय प्रोग्राम में इनके एडमिशन लेना पड़ेगा। अब 4 वर्ष जो आप दोगे उसमें आपकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी और प्लस आपकी बीएड भी हो जाएगी, ठीक है। तो 3 वर्ष की आपकी ग्रेजुएशन होगी, 1 वर्ष उसमें बीएड ऐड हो जाएगी। इस तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र में अपनी डिग्री प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर चुके हैं और बाद में उनका मूड बनता है, वो पहले ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अब उन्हें लगता है मुझे शिक्षक बनना चाहिए, तो उन्हें भी मौका दिया जाएगा। उन्हें केवल 2 साल की बीएड करनी पड़ेगी, जैसे कि फ़िलहाल चलता है। अगर उन्होंने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो उन्हें 1 साल की बीएड करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं तो 5 साल लगते हैं, लेकिन अगर आप 12th के बाद नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अगर शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो केवल आपको 4 साल देने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी ग्रेजुएशन आपने कर ली तब बाद में करते तो पूरे 5 साल लगेंगे। बाकी मास्टर्स डिग्री तो आपको 1 साल की बीएड करनी पड़ेगी। तो ये नई क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और सीटेट कंपलसरी कर दिया जाएगा दोस्तों, टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों पोस्ट के लिए, ठीक है। अभी पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स जो होते हैं, पीजीटी टीचर्स होते हैं, वो मैक्सिमम रिक्रूटमेंट में उनसे सीटेट की डिमांड नहीं की जाती, लेकिन अब सीटेट कंपलसरी कर दिया जाएगा। शायद से दोस्तों कुछ इसमें ऐसे तथ्य हैं नई शिक्षा नीति को लेकर जो किसी को भी क्लियर नहीं हुए अभी, ठीक है। या तो इन्होंने ठीक से पेश नहीं करा या फिर कुछ ऐसा डाउट सा बना हुआ है, ठीक है। वो तो जब शिक्षा नीति लागू हो जाएगी जब भी कोई भी क्लियर कर पाएगा, तो इसलिए हम भी जब भी आपको क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो सीटेट में बदलाव देखने को मिले ना देखने को मिले, जो नर्सरी टीचर है क्या पता उनके लिए अलग से सीटेट निकाल दिया जाए, या फिर उनके लिए जो लेवल 1 होता है वही प्राइमरी टीचर वही नर्सरी टीचर के लिए रख दिया जाए। दोस्तों अलग अलग चीज़ें जैसे भी देखते हैं भविष्य में क्या होगा, ठीक है। बाकी जो बेसिक जानकारी है वो तो मैं सारी आपको दे ही रहा हूँ। अब दोस्तों पहले शिक्षक बनने के लिए आपको क्या करना होता था, ठीक है। पहले शिक्षक बनने के लिए जिसकी आपने सारी की सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी, उसके बाद रिक्रूटमेंट निकली, रिक्रूटमेंट का आपने एग्ज़ाम पास करा और आपकी जॉब लग जाती थी। कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट थी जहाँ से इंटरव्यू लिया जाता था, बाकी ज़्यादा ऐसी रिक्रूटमेंट थी जहाँ पर आपसे इंटरव्यू नहीं लिया जाता था, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब ये दोस्तों जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ ये वही समृद्धि वाला है, ये मतलब उस स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, वो ये बात सारे रूल फॉलो करता है नहीं करता। बाकी सेंट्रल लेवल पे जो रिक्रूटमेंट है दोस्तों उसमें तो निश्चित रूप से ये वाले रूल फॉलो ही करने पड़ेंगे। और इवन आज भी जो रिक्रूटमेंट निकलते हैं नई शिक्षा नीति लागू होने से पहले अभी भी इसमें यही सारे के सारे रूल चल रहे हैं। बाकी थोड़ा सा और दृढ़ कर दिया जाएगा इन्हें, ठीक है, नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद सेंट्रल लेवल की टीचिंग रिक्रूटमेंट में, ठीक है। तो क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू होगा प्लस डेमो होगा, ये 2 चीज़ आपको क्वालिफाई करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका एनटीए द्वारा एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो बस यही फ़र्क है दोस्तों, ये 3 चीज़ अगर आप करते हैं तो यहाँ आप एक शिक्षक बन पाएंगे। अभी क्या है, आपने रिक्रूटमेंट कहीं भी निकली, केवीएस में कोई रिक्रूटमेंट निकली, आपके पास उसके समकक्ष उस पद के लिए आपके पास क्वालिफाई कर रखी है आपने डिग्री, मतलब क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आप रिक्रूटमेंट पास करके डायरेक्ट आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। अगर किसी रिक्रूटमेंट में इंटरव्यू तो इंटरव्यू देने के बाद आपकी जॉब लग जाएगी, अब जो चल रहा है। लेकिन नई शिक्षा नीति के बाद एग्जाम तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, यहाँ तक का तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है। बाकी क्वालिफिकेशन डिग्री मैंने आपको बता दी, ठीक है, आपको 4 वर्षीय करनी पड़ेगी जो भी थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन अगर आप किसी भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, डेमो देना पड़ेगा, फिर आपसे एनटीए का एग्ज़ाम लेगा, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा।
उसके पश्चात ही आप शिक्षक पद में मतलब आपकी रिक्रूटमेंट हो पाएगी, आपको स्कूल अलॉट हो पाएंगे। बस ये परिवर्तन है, छोटा सा परिवर्तन आप बोल सकते हैं। छोटा तो नहीं है, लेकिन ये जो शिक्षक बनना चाहता है वो ही शिक्षक बनेगा बस केवल। ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस बढ़ा दिया। बाकी शायद से कोई ऐसी स्टेट हो जो इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो ना करे, वो जो पहले फ़िलहाल जो चल रहा है उसे को फॉलो करे, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, अब दोस्तों जिन अभ्यर्थियों ने मतलब अगर फ़िलहाल के लिए मतलब इस सेशन में, आप अभी तो नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है ना, तो अभी आपने मान के चलो आप डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, डाइट BTC JBT करते हैं, DLED करते हैं, ठीक है, कुछ भी करते हैं या BEd करते हैं या कुछ भी करते हैं आप शिक्षक क्षेत्र में डिग्री डिप्लोमा पर, आप नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद वो आपका खराब नहीं जाएगा। ये आप अपने माइंड में रख लेना। आपने आज से पहले कुछ भी डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करा है या फिर आप अब फिलहाल कर रहे हैं, फिर अगले साल आप करेंगे, मतलब नई शिक्षा नीति लागू होने से पहले, तो यही सेम प्रोसेस चलता रहेगा जो चल रहा है। इसमें अगर आप कोई डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करते हैं शिक्षा के लिए, तो कल को अगर नई शिक्षा नीति लागू हो जाती है तो ये मत सोचना कि आपने जो करा वो आपका व्यर्थ जाएगा, आपका वो पूरी ज़िंदगी काम आएगा। चाहे कोई सी भी शिक्षा नीति आ जाए, कैसी भी शिक्षा नीति आ जाए, जो आपने डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करे, जिस पद के लिए आप एलिजिबल हो, आप फिलहाल भी एलिजिबल हो, और अगर नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी उसके बाद भी आप एलिजिबल होंगे। बाकी नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो उसे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई उसमें परिवर्तन किए जाएंगे। और क्या परिवर्तन किए जाएंगे वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बता दिया। ठीक है, तो आप इस टेंशन में मत लेना। जो आप डिग्री डिप्लोमा फिलहाल करेंगे इस सेशन में, इस अगले सेशन में करेंगे नई शिक्षा नीति लागू होने से पहले, तो वो आपका व्यर्थ जाएगा। या आपने कभी पहले कर रखा है तो वो आपका व्यर्थ जाएगा। व्यर्थ आपका कुछ भी नहीं जाएगा। जो भी डिग्री डिप्लोमा जिस समय जो नियम थे उस नियम के अकॉर्डिंग आपने करिए तो आपकी वो पूरी ज़िंदगी काम आएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें अब जो और भी वीडियोस पड़ी है मेरी, ठीक है, आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि भाई पूरा का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। ठीक है, अभी तो मैंने आपको ऊपर से बता दिया, NT एग्ज़ाम लेगा, इंटरव्यू होगा और आपका एक माइक्रो टीचिंग होगी। ठीक है, तो इससे आप डिटेल में जानना चाहते हैं, और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाए। पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की आप रिक्रूटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि दिल्ली की जो शिक्षक भर्ती निकलती है उसके बारे में, या KVS जो सेंट्रल लेवल पर आपको टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है उसके बारे में जानना चाहते हैं, कोई UP में कोई रिक्रूटमेंट निकलती है तो उसके बारे में पर्टिकुलर अलग अलग से मैंने वीडियोज़ बना रखी है जिसमें आपको मैंने संपूर्ण जानकारी दे रखी है। तो उन सभी वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। लेकिन आप वो वीडियो जब भी देखना जब मेरे आप इस वीडियो को देख लो, क्योंकि वो वीडियो दोस्तों प्रो स्टूडेंट के लिए। प्रो स्टूडेंट से मेरा तात्पर्य जो इन सब के बारे में जानते हैं, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो आपने अगर ये वीडियो पूरी देखी होगी तो दोस्तों अब भी अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप एक प्रो स्टूडेंट बन चुके हैं। आप उन सब वीडियोज़ को देख लेना, आपको सब कुछ समझ आएगा, क्योंकि आपका जो बेस आपको मजबूत कराना। तो बिल्कुल आप अगर शिक्षा जगत में नए हैं तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है एक एक करके। ठीक है, तो अब आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर लीजिए। जिस भी स्टेट की रिक्रूटमेंट आप देखना चाहते हैं, जिस भी स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल पर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, उसका क्या पर्टिकुलर क्या नियम है, क्या प्रोसेस है, तो उन सभी वीडियोज़ के लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी शिक्षण से संबंधित और भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, उन सभी के लिंक भी, या फिर आप हमारे इस चैनल को एक बार विजिट कर सकते हैं। शायद से कुछ वीडियोज़ आपके काम आ जाए, आपके ज्ञानवर्धन में या फिर आपके भविष्य के लिए। ठीक है, अब दोस्तों इसमें एक चीज़ ये थी कि भाई आप ये सोचेंगे कि भाई अब मैंने आपको बताया था कि वर्तमान समय में आपके लिए टीचिंग लाइन बेस्ट है या फिर नहीं है। मतलब आपको अभी टीचिंग लाइन, देखो पहले अगर आप टीचिंग लाइन में जा चुके तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं, आपको शिक्षक ही बनना पड़ेगा। आपने अगर डिग्री अपनी कंप्लीट करी है, लेकिन अगर अब आप डिग्री कंप्लीट करना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा है या फिर नहीं है, मतलब टीचिंग का स्कोप है, आप भविष्य में नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें एक ही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, इसमें हम डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब हम आपको बोल नहीं सकते कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा। ठीक है, आप शिक्षक बनने का आपके अंदर जुनून है या नहीं है। ठीक है, आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते, आपका एक पैशन या फिर आपकी शिक्षण एक हॉबी है या फिर नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ आप अपने से पूछिए, जिस भी चीज़ का आपका मन करता है ना, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जॉब लगना हंसी खेलनी है। ठीक है, मैं दोस्तों करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पैसे दे के लग जाए, तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, वो फिर आप देख लेना, जैसे भी देख रहे हो वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षा जगत में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कहीं करना नहीं चाहिए, लेकिन शिक्षा जगत में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर देखो उसका मुझे कुछ नहीं पता। बाकी अगर आप मेहनत से बनना चाहते हैं दोस्तों, आसान नहीं आजकल सरकारी नौकरी आजकल के टाइम में। ठीक है, तो अगर आपके अंदर सच में जुनून है ना, सच में आप उस पद के लिए मेहनत करना चाहते हैं, सच में आप बनना चाहते हैं, तो ही दोस्तों आप उस लाइन में मेहनत करना। ठीक है, अगर आप शिक्षक सच में बनना चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि भाई मुझे अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, या फिर मेरा शिक्षण अच्छा है, ठीक है, या फिर मैं अच्छा मनोवैज्ञानिक हूँ, बच्चों का अच्छा मार्गदर्शन कर सकता हूँ, तो फिर निश्चित रूप से आप शिक्षक लाइन में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दबाव नहीं है। अगर आप खुद से पूछो एक बार के लिए, खुद को समय दो, अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाना।
और इसमें दोस्तों मैंने दूसरी चीज़ आपको बताई थी कि किस विषय के शिक्षक बनना, तो दोस्तों इसमें भी सेम चीज़ ही है। ये भी दोस्तों आप खुद देखना कि आप किस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। अभी इसमें दोस्तों एक कन्फ्यूजन में आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए, अगर आपकी किसी विषय पे पकड़ अच्छी है, ठीक है, आप किसी विषय में मेधावी छात्र हैं, ठीक है, आप होशियार है उस विषय में, तो हर होशियार बच्चा उस विषय पे जिसकी जितना ज़्यादा ज्ञान है, ये दोस्तों कॉमन नहीं है, फिर ये अनिवार्य नहीं कि जो भी ज़्यादा होशियार है वो उसका शिक्षण भी होशियार होगा। मतलब जो जिस सब्जेक्ट के बारे में अधिक जानता है वो उस सब्जेक्ट को अधिक अच्छे से भी पढ़ा पाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। जानना अलग चीज़ होती है और उस सब्जेक्ट को पढ़ाना अलग चीज़ होती है। तो दोनों ही तरह से आपको देखना है, ठीक है। आपकी उस सब्जेक्ट पे पकड़ कितनी है और आप उस सब्जेक्ट का शिक्षण करा सकते हैं, मतलब उस सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ा सकते नहीं पढ़ा सकते, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तभी आप खुद से डिसाइड कर लोगे। आप अगर बीएड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कौन सा विषय लेना चाहिए, टीजीटी पीजीटी में आप किस विषय के शिक्षक बनना चाहेंगे, ठीक है, ये भी आपको खुद देखना पड़ेगा। वैसे एक शिक्षक को सर्वज्ञाता होना चाहिए। सर्वज्ञाता से मेरा तात्पर्य सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन जिस भी विषय का वो शिक्षक बनने वाला है उसमें तो दोस्तों निश्चित रूप से उसे विद्वान होना चाहिए, ठीक है। बच्चे आपसे किसी भी तरह के कैसे भी सवाल पूछ लेंगे, अगर बच्चों की जिज्ञासा आप नहीं खत्म करोगे, जो पिपासु छात्र हैं, जो ज्ञान के पिपासु हैं, ठीक है, जो जानना चाहते हैं नई नई चीज़ें, आप जिस भी विषय के टीचर हैं, तो अगर आप उन ज्ञान की इस प्यास को आप शांत नहीं करोगे तो दोस्तों किससे उम्मीद करेंगे, शिक्षक से तो उम्मीद करेंगे वो। तो इसलिए आपको अपने विषय में तो निश्चित रूप से विद्वान होना पड़ेगा, जिस भी विषय के आप शिक्षक बनना चाहते हैं। बाकी जो अलग विषय होते हैं उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो शिक्षक पद होता है ये नॉर्मल नहीं होता दोस्तों, ये अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है। आप बच्चों का भविष्य आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस तरह से मैंने आपको सारी की सारी जानकारी दे दी है कि फ़िलहाल के समय में या फिर भविष्य में नई शिक्षा नीति लागू होने से पहले और नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद आप किस तरह से किस पद के लिए शिक्षक बन सकते हैं भारत में कितने तरह के शिक्षक आपको देखने को मिलते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा कर चुके हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई संदेह है या कुछ भी अगर आप टीचिंग से संबंधित पूछना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट है, बिल्कुल नए स्टूडेंट है, ठीक है, या फिर आपने क्वालिफिकेशन काफ़ी कर चुके हैं, अब आपका मूड बने कि आपको शिक्षक बनना चाहिए, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न हमसे आप पूछ सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को फटाफट से लाइक करें, और जो भी चाहता है शिक्षक बनना है या फिर जिन्हें भी ज़रूरत है उन अपने सभी दोस्तों, सगे संबंधियों या फिर कजन्स वगैरह को निश्चित रूप से आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कर देना प्रेस, क्योंकि दोस्तों टीचिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो लाइक वगैरह तो आप कर ही दोगे। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।